हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर आप पेपर में देख सकते हैं कि कुल प्रश्न हैं वो 22 हैं, जिसके 4 पृष्ठ हैं और इस तरफ एक आपके बॉक्स दिए हुए, उसके अंदर आपको रोल नंबर भरने होते हैं। समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट का। जहाँ पूर्णांकों की बात करें तो वो 70 नंबर के हैं। यहाँ पर आपको कुछ सूचनाएं दी हुई है कि कार्य स्वच्छ करना है, साथ ही साथ इसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर है आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिए हुए हैं दो तरफ के आपको, जिसमें ऊपर की रो के अंदर आपको प्रश्न लिखने हैं, यानी प्रश्न क्रमांक दिए हुए हैं। दूसरी तरफ इसके नीचे हैं सही विकल्प है उत्तर का, वो इसके अंदर लिखना होगा। तो यहाँ खंड अ की बात करें, जिसके अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के फर्स्ट नंबर प्रश्न से। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है, जिसके कारण कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो उत्पन्न होते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की हैं? तो ये अभिक्रिया हैं वो किस प्रकार की हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हैं, उसको जब ऊष्मा दी गई तो एक अभिकारक से दो अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो जब एक अभिकारक से दो अलग अलग उत्पाद हैं वो बनते हैं, उत्पादों में टूट जाते हैं एक या अनेक, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं? ऑप्शन अ जिंक, ब कैल्शियम, स पोटेशियम और द एयू यानी कि सोना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सी पर हैं पोटेशियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका जो सही आंसर है वो स है। अब इस स को आपको कहाँ भरना है? उत्तर पुस्तिका के अंदर, जो यहाँ फर्स्ट में आपको ये सारणी दी हुई है, इस सारणी को उत्तर पुस्तिका में बनाना है। किस तरह से, देखिए एक बार। इस तरह आपको एक कॉपी मिलेगी, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले पहला प्रश्न लिखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, और उसके बाद आपको ये पूरी सारणी बनानी है, ऊपर प्रश्नों की संख्या। तो पहला प्रश्न जिसका आंसर सही था ब, दूसरा प्रश्न है उसका आंसर है स, तो स हमने इसके अंदर अंकित कर लिया। उसी तरह से आगे वाले प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 हैं, इनमें से क्या है, कितने बंध हैं? तो 12 सहसंयोजी आबंध हैं, या फिर 11 सहसंयोजी आबंध है, या 10 सहसंयोजी आबंध है, या फिर 9 सहसंयोजी आबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा स, 10 सहसंयोजी आबंध होंगे। किस तरह से होंगे सहसंयोजी आबंध? 10, तो आप इसको संरचना बना के उसको गिन सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 8 तो क्या लगे हैं? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, तो 8 तो यही हो गए। फिर कार्बन कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड और लग जाएंगे, तो वहाँ पर आपके 10 सहसंयोजी आबंध बन जाएंगे। अगला प्रश्न है चौथा, मानव वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? बोमन संपुट कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, या मूत्राशय कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का भाग निम्न में से नहीं है, नहीं पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आजकल परीक्षा में इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं जिसमें नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा। द्रुमिका, कोशिका काय, पोन्स, तंत्रिकाक्ष। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि जो पोन्स है वो मस्तिष्क के अंदर, जो मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है उसका भाग है पोन्स। दूसरे हैं कोशिका, तंत्रिका कोशिका है उसके भाग है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? स होगा, पोन्स। अगला प्रश्न, खंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो खंडन विधि द्वारा जनन किस में होता है? स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के अंदर खंडन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या समतल दर्पण का? तो यहाँ पर सही और राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की आने वाली किरणों को एक जगह अभिकेंद्रित करता है, या फिर कह सकते हैं अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित। अभिसारित का मतलब होगा एक जगह केंद्रित करता है। तो सूर्य की किरणें आएगी तो किरणों के अंदर क्या होगी? ऊर्जा। तो सौर भट्टी है, तो भट्टी यानी कि वहाँ पर ऊर्जा चाहिए होगी, कुछ जलाना होगा। तो यहाँ जो अवतल दर्पण है वो क्या करता है? एक जगह सूर्य की किरणों को केंद्रित करता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा, ओम होगा, वोल्ट होगा या कूलाम होगा? तो सही राइट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम, क्योंकि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम होता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न, टंगस्टन का गलनांक होता है, कितना होता है? 2280 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस, 3080 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। अगला प्रश्न, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं या सेल कहते हैं? तो सिंपल सा है, यहाँ पर विभवांतर यानी वी से डिनोट करते हैं और वी से क्या है अपना? वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हैं। तो रिक्त स्थानों को किस तरह से आपको फिल करना है? तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है, तो ये प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में ऐसे कैसे लिखने हैं, और वहाँ जो खाली जगह होती है वहाँ आपको क्या करना है? एक अलग कलर यानी कि काली पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उसमें आप उसको पूरित कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह देखते हैं, धमनी की भित्ति खाली जगह तथा खाली जगह होती है, अर्थात इसके अंदर क्या आएगा आंसर में? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि धमनी की भित्ति मोटी कैसी होती है? मोटी और लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। तो ये आंसर रह जाएगा। दूसरा है आपके, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन खाली जगह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। तो लिख देंगे स्थानांतरण। परिवहन या स्थानांतरण दोनों हो सकता है, तो यहाँ स्थानांतरण लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसे? उभयलिंगी। क्या कहेंगे? उभयलिंगी। उभयलिंगी यानी कि उनके अंदर दोनों नर और मादा। यहाँ पर देख सकते हैं पुंकेसर है नर भाग है और स्त्री केसर है वो मादा भाग है, तो दोनों एक ही साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध जिसको आर से लिखते हैं, तो ये प्रतिरोध है, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओम, और ओम का साइन क्या होगा? कुछ इस तरह से ओम का साइन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक अर्थात किस तरह के प्रश्न हैं? तो प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए, उन्हें हम क्या कहेंगे? अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इनके आंसर लिखेंगे, तो प्रश्न को उतारना नहीं, सीधा आंसर लिखना है। तो आंसर को किस तरह से आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, तो एक फॉर्मेट देख लीजिए। तो ये उत्तर पुस्तिका में आपने सबसे पहले क्या किया था, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके ऑप्शन हैं वो राइट आंसर है, उसके अंदर आपने फिल कर दिए थे, भर दिए थे। उसके बाद में रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थानों के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहला है उसके अंदर खाली जगह में मोटी लचीली आएगी, दूसरा है इसमें स्थानांतरण आएगा, तीसरा है उभयलिंगी आएगा, और चौथा है, चौथे के अंदर आपको ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति लिख सकते हैं। बाद में आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, उनको किस तरह से करना है, तो यहाँ आपने हेडिंग डाल दी अति लघुत्रात्मक प्रश्न। उसके बाद जो पहला है उसका सीधा सीधा उत्तर लिख दिया। प्रश्न क्या था कि फोटोग्राफी के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, किस अभिक्रिया द्वारा फोटोग्राफी में
उसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश में वियोजन। तो ये जो अभिक्रिया है वो फोटो के अंदर काम में ली जाती है। तो प्रश्न आपका था किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ऊष्मा की कुचालक धातुओं के नाम लिखिए। तो कुचालक धातु कौन कौन सी हैं? एक तो पारा है और एक साथ में लेड है। तो आप प्रश्न को पढ़ के अच्छी तरह से उसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। ऊष्मा की कुचालक धातु सीसा पारा यानी कि लेड और मरकरी होती हैं। तो इस तरह से आपको सीधा सीधा उत्तर ही लिखना है, यहाँ प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला इससे ऊपर वाला जो प्रश्न था जिसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो रिएक्शन है, तो वियोजन तो इसका राइट आंसर हो गया, साथ साथ में आप रिएक्शन लिखेंगे, इसकी अभिक्रिया लिख देंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। उसके बाद में तीसरा लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तीसरा कहता है कि बेंजीन की संरचना बनाइए। अब बेंजीन की संरचना कैसी है? तो उसको आप इस तरह से बनाएंगे कॉपी के अंदर। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। तो बेंजीन की संरचना लिखेंगे, उसके बाद में 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर एक को छोड़ के दूसरे के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ पर पहले एक सिंगल बॉन्ड लगाया, उसके बाद में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर वापस सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये कार्बन कार्बन के बीच में आपने सारे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को अंकित कर दिया। उसके बाद में कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है तो ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। इस तरह से चारों तरफ कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा दिए। अब इनकी वैलेंसी देखेंगे, संयोजकता देखेंगे, तो देखिए चारों तरफ से तो पूरी हो जाती है। कैसे कि यहाँ पर एक है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसके 8 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कक्ष में वो पूरे हो जाते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कार्बन के साथ में 4 है वो बंध जुड़े होने चाहिए। तो 1 2 3 और 4 इस तरह से सभी कार्बन के जो बंध है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाते हैं और इस तरह से बेंजीन की संरचना बन जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 अति लघुतरात्मक का। क्या कहता है, एंजाइम की परिभाषा लिखिए। तो एंजाइम की परिभाषा क्या रहेगी? तो एंजाइम की परिभाषा है, एंजाइम ये वे जैव उत्प्रेरक हैं जो जैविक अथवा जैव प्रक्रम में होने वाली प्रक्रिया की गति बढ़ाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। हमें एंजाइम की सिर्फ परिभाषा पूछी है तो परिभाषा तक ही हम इसको सीमित रखेंगे, इसके उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो कोशिका को विभाजित करने वाले जो विभाजन है उसको प्रेरित करता है, क्योंकि जो हार्मोन है वो तो किसी भी क्रिया को तेज करता है, अभिप्रेरित करता है। तो प्रेरित करता है किसको? कोशिका विभाजन को। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर 5 नंबर लगाकर वहाँ साइटोकाइनिन लिख देंगे। उसके बाद में प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो प्लेसेंटा यानी कि अपरा, जो कि एक छोटा बेबी होता है, शिशु होता है, उसके नाभि के अंदर एक नाल लगी होती है जो गर्भ के अंदर माँ से जुड़ी होती है, माँ के गर्भाशय से जुड़ी होती है। जितना भी जो पोषण होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा गर्भाशय के अंदर से एक ऐसी संरचना होती हैं जो कि शिशु के नाभि के साथ में जुड़ी होती हैं और जो पोषण का आदान प्रदान करने के लिए यानी पोषण को शिशु तक पहुंचाने के काम में आती हैं, उस संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? तो इसे परिभाषा के रूप में इसको लिखना है। तो आप इसको पेपर के अंदर यानी कि अपनी पुस्तिका के अंदर किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए साइटोकाइनिन का आंसर आ गया है। आप पूरा लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। इस तरह से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। प्लेसेंटा के बारे में देखिए, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं और ये गर्भाशय से शिशु के नाभि के साथ जुड़ी रहती हैं। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न अति लघुतरात्मक का। 7वां प्रश्न है,
जिस बच्चे को अपने माता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो उस बच्चे का लिंग क्या होगा। यहाँ पर कहने का मतलब हो गया पिता से, यानी एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माता। तो पिता से हमेशा क्या आता है, एक्स या वाई आता है, और माता से एक्स एक्स आता है। अब यहाँ कहा गया है कि पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है, यानी पिता से एक्स आएगा, ये लो एक्स आ गया। तो माता से तो भले फर्स्ट वाला एक्स आए सेकंड वाला एक्स आए, दोनों में से कोई भी आ जाए तो भी क्या बनेगा, अपने पास में एक्स एक्स बनेगा। तो ये जो एक्स एक्स बन गया है तो इसका मतलब क्या होगा, मादा होगी, और मादा मतलब पुत्री जन्म लेगी। तो जो आने वाला बच्चा है उसका लिंग क्या होगा, पुत्री, यानी कि मादा होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो आंसर में आप लिख सकते हैं एक्स एक्स यानी पुत्री, लिंग क्या होगा, स्त्री या लड़की हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां है। 8वां प्रश्न क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए। तो उद्यान मटर पर। किस पर, उद्यान मटर पर। या लिख सकते हैं आप मटर का पौधा, या फिर उद्यान मटर लिख सकते हैं। फिर है विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक। तो विद्युत धारा की परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, यानी एक कोई चालक तार है, उसके अंदर आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। मात्रक क्या रहेगा, एम्पियर यानी ए। तो परिभाषा में किस तरह से लिखेंगे, तो उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे विद्युत धारा बराबर किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और कोष्टक में क्या करेंगे, ए लिख देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके 10वां। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का होता है, यानी फ्यूज तार जो होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है। तो जिसके अंदर आते हैं एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, और उसके साथ साथ में लेड आता है, तांबा आता है। तो इस तरह से 4 धातुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूज तार एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और लेड, इसका मिश्र धातु होता है। इस तरह से आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूर्ण होते हैं। फिर बात करते हैं हम लघुतरात्मक प्रश्न, यानी इनसे थोड़े से बड़े, जो कि 4 से 16 तक हैं। इनके उत्तर की सीमा है, उत्तर के जो शब्दों की सीमा है वो 50 शब्द हैं। तो 50 शब्द तक अब इनके आंसर आपको लिखने रहेंगे। चौथा, इसके अंदर प्रश्न दिखाया गया आपको, हाइड्रोजन गैस निर्माण अभिक्रिया एवं आवश्यक नामांकित चित्र बनाइए। तो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे बनेगी, तो किसी भी मेटल से आप अभिक्रिया करवाएंगे, किसी एसिड की, जैसे कि आपने जिंक लिया और जिंक की अभिक्रिया कराई आपने H2SO4 की, तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4 और बचेगा क्या, हाइड्रोजन। अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे, तो आप पेपर में उत्तर पुस्तिका में किस तरह से आपको करना है इसको। तो चौथा प्रश्न ये रहा। तो चौथे प्रश्न के लिए हाइड्रोजन गैस निर्माण की अभिक्रिया, तो अभिक्रिया क्या रहेगी, Zn + H2SO4। तो ZnSO4 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगी उत्पाद के रूप में। अब ये जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, इसके नीचे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दानेदार जिंक, दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेंगी। अभी जो हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया तो हमने लिख दी, अब क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। तो चित्र हमेशा नामांकित बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपने एक फ्लास्क बनाया, फ्लास्क के अंदर ऊपर की तरफ आपने कॉर्क लगाया, और कॉर्क के अंदर एक छोटी सी नली है। इस फ्लास्क के अंदर हमने दानेदार जिंक लिए, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे दानेदार जिंक। फिर तनु H2SO4 है वो डाला हुआ है, तो तनु H2SO4 की इसके अंदर अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने के कारण इसमें से H2 गैस बाहर निकलेगी। अभी H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मुख पर जलती हुई तीली लेके आएंगे या मोमबत्ती लेके आएंगे, जिसके कारण पट पट की आवाज़ आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कन्फर्म है। तो हमें वैसे हाइड्रोजन कन्फर्म करनी नहीं है, हमें सिर्फ इसका क्या बनाना है, चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरह से इसका नामांकित चित्र बना देंगे। फिर आपके 5वां प्रश्न जो कि लघुतरात्मक है। 5वां प्रश्न क्या कहता है, संकलन अभिक्रिया एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए।
तो संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, दोनों को लिखना है, उसके बारे में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो उत्तर पुस्तिका आ गई आपकी, तो उस उत्तर पुस्तिका के हिसाब से किस तरह से लिखना है आपको, जैसा इसमें बताया उसी राइटिंग के अनुसार आप उसी स्टेप के अंदर अच्छी राइटिंग के साथ में आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ संकलन अभिक्रिया देखिए, पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना संकलन अभिक्रिया कहलाती है। मोस्टली ये डालडा घी बनाने में, यानी तेल से डालडा घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया को लिखना है तो इस तरह से आपको कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है और हर एक कार्बन से R जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें R के अंदर बहुत सारे कार्बन कार्बन की श्रृंखला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पैलेडियम या निकेल हैं वो क्या है, उत्प्रेरक के रूप में इसमें काम में लिया गया है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़कर इसको सिंगल बनाया जाएगा। यानी कि अभी जो दिख रहा है वो आपके सामने एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करके निकेल की सहायता से अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसके कारण एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, यानी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है और जुड़ गया है, संकलित हो गया है, इसलिए इसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, मतलब इसका 5वां है, इसका दूसरे पार्ट में दिया हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके बारे में लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH4। अब ये CH4 है क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त यानी इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन लगे हुए, तो सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को ऐड करना है। तो जब क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो इसे प्रतिस्थापन होंगे कहेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन यानी इसको हटा के इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर CH4 मैथेन है, इसके अंदर क्लोरीन है, वो अभिक्रिया करवाते हैं इसके साथ में, और प्रेजेंट किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बन जाता है आपके पास में CH3Cl, और साथ में HCl है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर Cl है तो Cl ऐसे अभिक्रिया नहीं करवाई जाती, Cl2 से अभिक्रिया करवाई जाती है। तो जैसे Cl2 से अभिक्रिया करवाई जाएगी तो एक Cl तो आपके यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, जिससे के कारण HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या है, मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ क्लोरीन बैठ जाता है, इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रंध्रों का नामांकित चित्र एवं रंध्रों के कार्य लिखिए। तो इसका एक तो चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र बनाने के बाद इसके कार्य लिखने पड़ेंगे। तो चित्र बनाया हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से चित्र बनाना है। तो चित्र बनाकर इसको नामांकित करना है, इस तरह से आपको चित्र बनाना है, और चित्र के बाद में इसको नामांकित करेंगे द्वार कोशिका, यानी ये बड़ी बड़ी आपको द्वार कोशिका दिख रही है, और यहाँ रंध्र यानी बीच का ये जो पोर दिख रहा है ये है रंध्र है। क्या है, रंध्र। तो इसमें से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरी तरफ यहाँ छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, हरित लवक। ये तो इसका नामांकित चित्र हो गया। उसके बाद में क्या करना है, रंध्रों के कार्य लिखने हैं। तो 2 कार्य लिख दो, गैसों का आदान प्रदान करना, तो ये क्या है, रंध्र का कार्य है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों द्वारा होती है, तो ये भी एक रंध्रों का कार्य हो गया। तो 2 रंध्रों के कार्य लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कहता है, 7वां प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप को समझाइए। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, मेरुरज्जु द्वारा कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जाती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो प्रतिवर्ती चाप है क्या होता है, तो आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका तथा मेरुरज्जु का वह सहसंबंध जो आगत संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गत क्रिया को करने का कार्य अति शीघ्र पूरा करते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है।
अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित होता है कि उनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं होता है, यानी धीरे होता है। इसके कारण उनके अंदर क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। चित्र की बात करें तो चित्र कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है जो कि उष्मा का मतलब उष्मा इसमें निकल रही है, और उष्मा है वो अपने हाथ से जैसे स्पर्श में आएगी तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उष्माग्राही है, वो इसको रिसेप्टर यानी कि ग्रहण करती है। जैसे ग्रहण करती हैं तो यहाँ से जो संवेदनाएं जो लेके जाती हैं, संवेदी कोशिकाएं हैं, वो संवेदनाओं को लेके जाती कहाँ पर, मेरुरज्जु तक। और मेरुरज्जु से एक बार तो मस्तिष्क में जाती है बहुत पहले के टाइम में, जब ये स्टार्टिंग में प्रारंभ में होता है। फिर वो मस्तिष्क उसको मेरुरज्जु को ऐसा संदेश, और मेरुरज्जु उसके प्रतिवर्ती ऐसा मतलब एक मैकेनिज्म तैयार करता है कि इस मेरुरज्जु से ही वापिस क्या करवाना है। तो प्रेरक जो कोशिकाएं होती हैं, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका हैं, उस संदेश को, सूचना को वापस भेजती है कहाँ, मांसपेशियों तक। तो मांसपेशियाँ क्या करती हैं, उसके अगेंस्ट कार्य करती हैं। तो भुजा की पेशियाँ हैं, उसके अंदर वो संदेश जाता है, तो और भुजा की पेशियाँ सिकुड़ती हैं और हाथ यहाँ से हट जाता है। तो ये पूरे प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ ये मस्तिष्क भी है, तो मस्तिष्क में भी सूचना जाती है, लेकिन मस्तिष्क में सूचना जाएगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा और हाथ जल जाएगा, इसलिए मस्तिष्क से ही वो वापस प्रतिक्रिया हो जाती है। इसलिए ये प्रतिवर्ती चाप बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है अपना, थायराइड ग्रंथि एवं अग्नाशय ग्रंथि के कार्य। तो थायराइड गले की ग्रंथि और अग्नाशय के पेट के अंदर जो ग्रंथि है उसके कार्य क्या होते हैं, कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं और उन हार्मोन्स का क्या कार्य होता है। तो आंसर लिखेंगे इसका, थायराइड ग्रंथि के कार्य शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती हैं, ये इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है। और जो हार्मोन स्रावित करती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। दूसरी तरफ अग्नाशय ग्रंथि, तो अग्नाशय ग्रंथि का कार्य क्या है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करना, यानी कि वो स्रावित करती है। रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करना, ये इसका मुख्य कार्य हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। नौवां प्रश्न कहता है, मानव पाचन तंत्र में आमाशय की भूमिका लिखी। तो आमाशय की क्या क्या भूमिका है वो हमने को लिखनी है। तो आमाशय के अंदर कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, भोजन के साथ में उसकी क्या अभिक्रिया है, तो वो आपको इसके अंदर सारा लिखना होता है। तो 9वां प्रश्न इसका आंसर होगा, मानव पाचन तंत्र में आमाशय की भूमिका। तो पहला लिखेंगे, आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। जो पेशीय भित्ति होती है उसका ये कार्य होता है। दूसरा, आमाशय से HCl प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण होता है, ये भी इसका कार्य हो गया। तीसरा कार्य है, आमाशय का HCl भोजन माध्यम को अम्लीय बनाता है, वह हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। अम्लीय बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए HCl आवश्यक है, और अम्लीय माध्यम होता है तभी पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है। तो इस तरह से मानव के पाचन तंत्र में आमाशय की भूमिका रहती है, अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाना है तो चित्र कुछ इस तरह से होगा, और साथ में नामांकित भी करना है। याद रखना है चित्रों को नामांकित जरूर करें। तो मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, और चित्र बनाएंगे, और चित्र के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंडाशय हो गया, ऊपर से फैलोपियन ट्यूब आएगी। फिर अब यहाँ पर आपको गर्भाशय बनाना है, गर्भाशय की ये वॉल बना दी। फिर अब यहाँ सामने आगे की तरफ पतली सी ग्रीवा होगी और योनि होगी। तो इस तरह से इसको नामांकित बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से 10वें प्रश्न का आंसर लिख देंगे। 11वां प्रश्न है, द्विसंकर संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका आरेख चित्र बनाना है, यानी इसको जो चेकर बोर्ड है उसको बनाना है। तो द्विसंकर संकरण है, आरेख चित्र किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले द्विसंकर संकरण के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब दो विकल्पी जोड़ों को लेकर संकरण
कराया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब जैसे ये जो करवाया था उसके लिए किस तरह के विकल्पी जोड़ों को लिया था, तो मटर के पौधे में गोल हरे बीज वाले तथा झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधों के बीच संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है, सभी बीज गोल और पीले प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में उनका स्वतः संकरण कराया जाता है। गोल व पीले प्रभावी होने के कारण F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल व पीले प्राप्त होते हैं। चूँकि ये पीले और गोल प्राप्त हुए हैं तो उनका आपस में स्वनिषेचन करवाया जाएगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि जो RR, YY और R स्मॉल है और Y कैपिटल है, इनका संकरण करवाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शुद्ध गोल हैं और यहाँ दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये झुर्रीदार हैं और पीले हैं, और पहले में गोल और हरे हैं। तो यहाँ पर इनके युग्मनज बनेंगे तो कैपिटल R स्मॉल y बनेगा, दूसरी तरफ स्मॉल r और कैपिटल Y बनेगा। और इसको आप देखेंगे तो इसमें जो प्रभावी है वो कैपिटल से लिखा हुआ है, तो दोनों युग्म है आएंगे और जिसे निषेचन के फलस्वरूप नई पीढ़ी बनेंगी तो उसके अंदर आपके गोल व पीले बीज बनेंगे। क्योंकि पीला है वो प्रभावी है और इसमें गोल है वो प्रभावी है, तो जो प्रभावी है वो अपना लक्षण पहली पीढ़ी में आसानी से दिखाई दे देता है। तो F1 पीढ़ी के अंदर आपको R कैपिटल R स्मॉल, Y कैपिटल Y स्मॉल है वो प्राप्त होते हैं। जब इनका स्वनिषेचन करवाया जाता है F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वनिषेचन करवाने पर F2 पीढ़ी में अलग अलग संयोजन के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं जिनका लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 होता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये गोल और पीले हैं इनके युग्मक बनाएंगे। अब युग्मक किस तरह से बनेंगे तो देख लीजिए, ये जो R कैपिटल R स्मॉल, Y कैपिटल Y स्मॉल है। अब इनके चारों के चारों हैं वो अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि स्वतंत्रता अपव्यय का नियम है, उनके अनुसार ये होंगे। तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, तो अलग होंगे तो ये R लिख दिया, छोटा r लिख दिया, फिर Y लिख दिया, कैपिटल Y और स्मॉल y। अब इनका देखिए क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले का बनेगा आपके, एक दूसरी तरफ लिखते हैं आपके R कैपिटल R स्मॉल, Y कैपिटल Y स्मॉल। तो पहले R का इस Y के साथ, फिर इस R का छोटे y के साथ, स्मॉल r का कैपिटल Y के साथ, स्मॉल r का स्मॉल y के साथ। तो हमारे पास में जो नए युग्मक हैं वो देखने को मिलेंगे कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अभी जो प्राप्त युग्मक हैं इनको आपको चेकर बोर्ड के अंदर लगाना है। चेकर बोर्ड कुछ इस तरह से बनेगा। अब ऊपर की तरफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दूसरी तरफ आपको ऐसे के ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर आपको चेकर बोर्ड को भरना है तो पहले कॉलम को आपस में मिक्स करिए तो क्या आ जाएगा, इसका आएगा आपके पास में कैपिटल R, इसका कैपिटल R, इसका कैपिटल Y, इसका कैपिटल Y। तो इस तरह से ये पहला कॉलम तैयार हो गया। फिर दूसरा कॉलम तैयार करना है तो इसको आगे बढ़ाएं, इसको यहाँ लाएं तो इसका कैपिटल R, इसका कैपिटल R आ गया, इसका कैपिटल Y, इसका स्मॉल y आ गया। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ाना है। फिर आगे और बढ़ेंगे, तीसरे कॉलम तो ये तीसरे इसके साथ, चौथे कॉलम चौथे के साथ। फिर इस तरह से अगर दूसरे रो के अंदर चलना है तो पहला कॉलम आगे करो, इस तरह से ये आगे करो, ये आगे जाएगा, इस तरह से आगे जाएगा। अब यहाँ जो बना है तो इसमें देख सकते हैं कि इस साइड का भी आ रहा है और दूसरी साइड का भी आ गया। तो इस तरह से आप मिक्सअप करके इस पूरे को चेकर बोर्ड को तैयार कर सकते हैं। अब इसको तैयार करेंगे तो आपको जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 9:3:3:1।
यहाँ पे युग्मकों को बनाने का तरीका यहाँ देख सकते हैं, जो युग्मक है ये तैयार हुए। तो इस तरह से द्विसंकर संकरण है उसका चेकर बोर्ड बना देंगे। अगला प्रश्न नंबर 12, लेंस की क्षमता की परिभाषाएं और लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता है उसकी परिभाषा और उसका मात्रक आपको लिखना है। तो उत्तर होगा प्रश्न नंबर 12 है, उसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न उतारने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको। तो लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण यानी एकत्रित या अपसरण यानी फैलाने अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी लेंस की क्षमता क्या है कि इसके द्वारा जो प्रकाश किरणें हैं उसको फैलाने या फिर एक जगह एकत्रित करने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। क्या है? डायप्टर, जिसे डी से लिखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की परिभाषा एवं उनका निवारण लिखिए। तो इसका निवारण और उसकी परिभाषा लिखेंगे। चूँकि दूर दृष्टि दूर का कहाँ है, इसका मतलब दूर तो दिख रहा है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को पहले ले, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निवारण, अवतल लेंस का उपयोग यानी चश्मा बनाना। तो अवतल लेंस का चश्मा बनाएंगे तो निकट दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है जबकि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। निवारण के लिए क्या करेंगे? निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे यानी चश्मा बनवाएंगे उत्तल लेंस का। इस तरह से निकट दृष्टि दोष है उसका आंसर हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है 3 ओम, 5 ओम एवं 2 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा एवं इसके संयोजन का आरेख चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले ये जो श्रेणी क्रम है इसका एक आरेख चित्र बनाते हैं, उसके बाद में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो 14 प्रश्न है। 14 प्रश्नों को हल करने के लिए तो पहले सूत्र भी लगा सकते हैं आप। श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RS, एस यानी कि सीरीज। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, यानी जितने प्रतिरोध है उसको सीधा सीधा योग करेंगे तो आपके पास में श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इसलिए RS बराबर हमें जो दिया हुआ R1 दिया हुआ है 3 ओम, R2 दिया हुआ है 5 ओम और R3 दिया हुआ है 2 ओम। सभी को ऐड करेंगे तो RS बराबर 10 ओम आ जाएगा, यानी 10 ओम है वो तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम है आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्युत सर्किट बनाना है और विद्युत परिपथ के अंदर आपको जोड़ना है सबसे पहले 3 ओम, फिर 5 ओम, फिर 2 ओम। और यहाँ पर ये जो लग रहा है वो प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को ऐसे जिगजैग लाइन से दर्शाएंगे, साथ साथ में इस प्रतिरोध को पूरा बनाएंगे और V को हमेशा क्या करते हैं, समांतर क्रम है उसके अंदर यानी कि पार्श्व क्रम में लगाते हैं, जबकि A मीटर को आपको श्रेणी क्रम में लगाना होता है। इस तरह से आप श्रेणी क्रम संयोजन का आरेख भी बना देंगे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए। तो ओजोन परत पर टिप्पणी लिखेंगे कि ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है और हमारी किस तरह से रक्षा करती हैं। तो 15वां प्रश्न का आंसर हो गया ओजोन परत। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी होती हैं जो एक घातक विषैली होती हैं। ये गैस के रूप में होती है, एक परत के रूप में होती है। यह सूर्य से आने वाली UV यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जिससे सजीवों की इन हानिकारक किरणों यानी कि UV से रक्षा होती है। वायुमंडल में मानव संश्लेषित रसायनों जैसे CFC से ओजोन परत का स्तर तीव्रता से गिर रहा है। CFC रेफ्रिजरेटरों से निकलती है। इतना लिख देंगे, पूरा हो जाएगा।
ठीक है, तो ओजोन परत है उसके बारे में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 16वां प्रश्न, दो आहार श्रृंखला लिखिए। दो आहार श्रृंखला लिखनी है, तो उत्तर में लिखेंगे 16वें के उत्तर में आपको दो आहार श्रृंखला, एक यहाँ पर अथवा में भी लिखवाया होता तो वो एक बार बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो 16वां है आहार श्रृंखला में लिखेंगे विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, ऐसी श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। सबसे पहले एक आहार श्रृंखला पहली बनाए तो इसके अंदर पेड़ पौधों को कौन खाएगा, हिरण को कौन खाएगा, बाघ। ये जो छोटी श्रृंखला है वो वन आहार की श्रृंखला है। दूसरी जो श्रृंखला है घास की श्रृंखला, तो घास को कौन खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक को कौन खाएगा, सांप को कौन खाएगा, गिद्ध या चील खाएगी। तो इस तरह से आहार श्रृंखला बन जाएगी। ये अथवा वाला है, तो अथवा वाला आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न है वो खंड स का है। खंड स के अंदर आपको क्या करना है, 17वां प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया की कोई 3 अंतर लिखिए। तो अंतर लिखेंगे, अंतर के लिए आपको पहले सारणी भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी तरफ है वियोजन अभिक्रिया। पहला अंतर है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के योग से एक पदार्थ यानी कि उत्पाद बनता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया आपको सामने के सामने ही आंसर लिखना है और साथ में आपको वाइवा में या मौखिक में बोला जाए तो पहला आपके जो दिया है इस तरफ अंतर, दूसरी तरफ आपको वही बोलना है उसके विपरीत वाला। जैसे कि एकल अभिकारक से 2 या अधिक उत्पाद बनते हैं। पहले में तो क्या था, संयोजन में तो एक उत्पाद बनता है, जबकि वियोजन में एक अभिकारक से अनेक या एक से अधिक यानी अनेक उत्पाद बनते हैं। दूसरा अंतर हो गया, संयोजन में इनमें उत्पादों की संख्या 1 होती है, जबकि वियोजन में क्या होता है, उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। तीसरा अंतर, क्योंकि हमें 3 का कहा है तो 3 ही लिखना है, इसमें रासायनिक बंधन बनते हैं जबकि वियोजन में रासायनिक बंधन टूटते हैं। इस तरह से संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्लोरसार प्रक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा। तो इनके ऊपर टिप्पणी यानी इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो इनके बारे में आपको टिप्पणी यानी थोड़ा बहुत लिखना है। तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहले है क्लोरसार प्रक्रिया। क्लोरसार प्रक्रिया क्या होती है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया क्लोरसार प्रक्रिया कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस बनती है। हाइड्रोजन H2 गैस कैथोड पर मुक्त होती है तथा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, जिसकी अभिक्रिया है 2NaCl प्लस 2H2O तीर का निशान 2NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्लोरसार प्रक्रिया हो गई। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको लिखना है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसे POP के नाम से भी जाना जाता है। अभिक्रिया लिखेंगे CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 हाफ H2O। अब ये जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर पहले POP लिखा हुआ है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी 1 से 1/2 हाइड्रोजन से यानी 1.5 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें जिप्सम प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिप्सम को हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसके अंदर से 1.5 हाइड्रोजन अणु हैं वो निकल जाएंगे तो हमें POP प्राप्त हो जाएगा। इसका जो उपयोग है वो भी लिख सकते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा इसका था धोने का सोडा। तो धोने का सोडा है उसके बारे में लिखेंगे, यह बेकिंग सोडे को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। यह क्षारकीय लवण है।
इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी उपयोग होता है। तो इस तरह से इनके ऊपर टिप्पणी लिख लेंगे। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न कहता है भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखिए। कोई 2 अंतर लिखना है भर्जन और निस्तापन में। तो इसका जो आंसर होगा वो सारणी बना के आप अंतर के रूप में लिख सकते हैं। तो एक तरफ आएगा आपके भर्जन और दूसरी तरफ आएगा निस्तापन। भर्जन इसके अंदर क्या होता है, इसमें वायु की मात्रा अधिक होती है, जबकि निस्तापन में वायु की मात्रा सीमित होती है। यानी सीमित वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करके, इसको बर्न करके इसका दहन किया जाता है। दूसरा है इसका अंतर, इसमें सल्फाइड अयस्कों को गर्म किया जाता है, जबकि दूसरा है इसमें कार्बोनेट अयस्कों को गर्म किया जाता है। यानी जिसमें कार्बोनेट अयस्क होते हैं तो उसका निस्तापन किया जाता है, जबकि सल्फाइड अयस्क वालों को भर्जन के रूप में अभिक्रिया की जाती है, जिससे आगे उनको निस्तारण किया जाता है और उसके अंदर से प्योर धातु को निकाला जा सकता है। 19वां जो प्रश्न है उसका जो दूसरा है कि आघात वर्धनीयता क्या है, सोरोनस क्या है, इसके बारे में अब आपको लिखना है। तो आघात वर्धनीयता यह पदार्थों का वह गुण है जिसमें पदार्थों पर चोट मारने पर चद्दर की तरह फैलते हैं। यह गुण धातुओं में पाया जाता है। धातु पर आघात करने पर बढ़ते हैं या फैलते हैं। तो यह आघात वर्धनीयता हो जाएगी, यानी किसी भी धातु पर चोट मारने पर वो चद्दर के रूप में फैल जाते हैं। दूसरा है इसका सोनोरस। तो इसके बारे में लिखेंगे यह भी धातुओं का गुण है जिसमें धातु पर चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह गुण सोनोरस कहलाता है। जैसे मंदिर में धातु की घंटी बनाना, जिसके कारण जो आवाज़ है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सोनोरस कहते हैं। अगला जो 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, उसको समझाना है। तो विक्षेपण को समझाइए। तो 20वें प्रश्न में आपको प्रिज्म बनाना पड़ेगा और उसके बाद में उससे विक्षेपण होता है उसको दर्शाना पड़ेगा। तो 20वां प्रश्न है, उसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। पहले उसके बारे में लिखेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए। प्रश्न मैंने वापस लिखा है उसको। उत्तर में लिखेंगे प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा उसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। वर्णों का यह बैंड हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। इसमें वर्ण क्रम विबग्योर यानी VIGBYOR रहता है। उसके बाद आप प्रिज्म बना देंगे। वहाँ कलर भरने की आपको ज़रूरत नहीं, 3-4 लाइनें बनाएंगे। उसके बाद में VIBGYOR, R है सबसे ऊपर रहेगा और V सबसे नीचे रहेगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि R है इसका जो विक्षेपण है, यानी कि जो इसकी जो किरणें हैं बहुत कम मुड़ती हैं, जबकि V की यानी कि वॉयलेट की, बैंगनी की सबसे ज़्यादा मुड़ती है, इसलिए ये सबसे नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप इसका डायग्राम बना देंगे और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 प्रश्न नंबर में आपको बिंदु संरचना बनानी है। प्रश्न नंबर 21 जो कि निबंधात्मक प्रश्न है। इसके अंदर क्या है, निम्न यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। जो पहले में दिए हुए हैं C2H2, B दिए हुए हैं C3H6। दूसरा है निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए। इसकी संरचना बनानी है तो संरचना भी देखेंगे। साथ ही साथ अथवा दिया हुआ है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। उसके बाद में यौगिकों की संरचना बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसकी संरचना किस तरह से बनेगी। तो 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन, निबंधात्मक प्रश्न पहला है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको ऐसे ही प्रश्न लिखना है, थोड़ा सी एक हेडलाइन लिखनी है और उसके बाद में A को लिखना है C2H2।
अब C2 है यानी कि आपको कार्बन 2 बनाने, तो ये लो चलो कार्बन 2 बना दिए। अब जो कार्बन 2 बना लिए उसके बाद हाइड्रोजन 2 बनाने, तो हाइड्रोजन यहाँ पर, ये एक हाइड्रोजन यहाँ बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर इसकी बिंदु संरचना यानी इसे डॉट डॉट को दर्शाना है। अब डॉट डॉट को दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी ट्रिक जाननी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉर्मली आपको बनाना है कार्बन कार्बन और इसके साथ में एक जोड़ना इधर हाइड्रोजन, दूसरी तरफ आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। पहले आपको देखना है कि किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए कि कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करना है, और कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में बंध बनाने पड़ेंगे। तो बंध बनेंगे कितने, 3। यहाँ इसके फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि कितने बंध बनने वाले हैं। अब ये 3 बना दिए बंध। अब हर एक बंध के इसको प्रतिस्थापित करना है, बंध को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह आपको डॉट लगाने हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ इसकी जगह 2 डॉट लगा दिए, इस बंध को हटा दिया और यहाँ डॉट लगा दिए, तो ये बिंदु संरचना हो जाएगी। अब यहाँ से मैं 3 बंध को हटा रहा हूँ, यानी कि आपको 1 2 और 3 इस तरह से डॉट लगाने पड़ेंगे। तो ये डॉट संरचना यानी बिंदु संरचना है इलेक्ट्रॉन की, इस तरह से आपको बनानी है। दूसरी तरफ है कार्बन कितने हैं आपके पास में, यहाँ पर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है। तो पहले कार्बन आपको क्या बनाना है, 3 बना देने हैं। उसके बाद में डॉट डॉट संरचना बनानी है, और डॉट डॉट क्या है, हाइड्रोजन की जुड़े होंगे। तो हाइड्रोजन को लिखो अथवा नहीं लिखो चलेगा, और लिखो तो और भी बेस्ट है। अगर लिखोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखने हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये हाइड्रोजन 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 यहाँ पर ऐड कर दिए। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर को कार्बन 3 दिए हुए थे, 3 कार्बन ऐसे आपको लिखने हैं, और उसके बाद में आपको बंद बनाने हैं और बंद को हटा कर वहाँ पर डॉट डॉट की संरचना को अंकित करना है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, आप इसमें दर्शा सकते हैं। दूसरा है यौगिकों की संरचना। तो यौगिकों की संरचना यहाँ दिया हुआ है C4H10। तो C4 यानी कि यहाँ पर आपको 4 कार्बन श्रृंखला बनानी है सबसे पहले। तो पहले आपने 1 2 3 4 कार्बन बना दिए। ये 4 कार्बन बनाने के बाद ये उसका सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र कैसे हैं, जैसे कि CnH2n+2, ये क्या है, एल्केन का सूत्र है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कार्बन है वो कितना है, एन की जगह कार्बन यहाँ कितना 4 है। तो इसके अंदर अगर 4 लगा के देखें तो C4H2, 2 के बाद में एन का मान कितना 4, तो यहाँ 4 लगाएंगे +2 करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, C4 ही बनेगा। साथ में इसका इससे गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 + 2 8, तो H कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से बनेगा। तो एल्केन का ही एक उत्पाद है। तो एल्केन का ही है, यानी एल्केन में कितना सिंगल बॉन्ड लगता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद में इसकी वैलेंसी संयोजकता को पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड करो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ में जोड़ दो और हाइड्रोजन को अंकित कर दो। जैसे इसको अंकित करेंगे तो आपके सामने ये जो संरचना है वो दिखाई दे जाएगी, और इस संरचना ही तो इसकी बनानी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने हाइड्रोजन है उतने ही होने चाहिए, जितने कार्बन दिए हुए उतने ही होने चाहिए। तो कार्बन को काउंट किया 4 है, हाइड्रोजन को काउंट करना है ऊपर के 4, ये वाले 4, 8 और 9 और 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको सही तरह से इसकी संरचना को दर्शा सकते हैं। दूसरा है C5H8। C5H8, तो इसको फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको करना है, ये 5 है उसका डबल करेंगे तो क्या 10 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब डबल करेंगे और 10 हो जाता है तो समझ लेना है कि वो क्या है, एल्कीन है। लेकिन इसका डबल किया, 5 का डबल किया यानी कि 10 हुआ, और 10 से कितना कम है, 2 कम है। ये जो 8 है वो 10 से कितना कम है, 2 कम है। अब ये जो 2 कम है, तो हमेशा देखना है कि 2 कम वाला कौन सा फॉर्मूला रहता है, तो फॉर्मूला रहता है CnH2n-2। तो ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला, किसका, एल्काइन का फॉर्मूला। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहले C5 है तो 5 कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, और इसमें से कहीं एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाने। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिए,
फिर इनके मध्य जहाँ बचा हुआ है उनके मध्य सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी को पूर्ण करना है, और पूर्ण करना है तो हाइड्रोजन है 8 ही होने चाहिए। फिर उसके साथ में हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। ध्यान रखना है कि वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी इस कार्बन की कितनी, 1 2, जैसे कि दूसरे कलर से कहे 1 2 3 और 4 हो गई। इस कार्बन की कितनी है, 3 और ये 4। इस कार्बन की ये 3 और ये 4। इस कार्बन की 1 2 3 और 4। इस कार्बन की 1 2 3 और 4। इसका मतलब है सही तरीके से हमने पूरी संरचना को बना दिया है। तो इस तरह से इसकी संरचना को हम बना देंगे। दूसरी तरफ अथवा में दिया हुआ है, उसको भी आप इसी तरह से करेंगे जो कि पहले पूर्व में किया हुआ है। पहले बिंदु संरचना बनानी है दोनों की, उसके बाद में उनकी संरचना। अब बिंदु संरचना में आप पॉइंट भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको क्रॉस के रूप में भी दर्शा सकते हैं। फिर है यौगिक की संरचना। संरचना में C3H8 दिया हुआ है, तो C3 यानी कि आपको कार्बन की 3 श्रृंखला वाली कार्बन श्रृंखला बनानी होगी, लाइंस बनानी होगी। उसके बाद में H8 है वो, यानी कि 8 H को इसके साथ ज्वाइंट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C3 है। अब 3 को डबल करेंगे और 8 के साथ मैच करें तो इसका डबल कितना होता है, 6। और 6 से कम है ज़्यादा 8 तो ज़्यादा है, यानी कि +2 है। कितना है, +2। अब ये जो +2 हमारे किस में आता है, एल्कीन या एल्काइन या एल्केन। तो सबसे पहले आता है एल्केन। एल्केन है, उसके अंदर फार्मूला होता है, उसके अंदर ही होता है +2 का फार्मूला। तो +2 आ रहा है, यानी कि आपके पास में एल्केन है। और एल्केन के अंदर हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरी तरफ इसमें भी पहचान करनी है, तो 4 का डबल कितना होता है, 8, यानी कि फिक्स डबल हो रहा है। और डबल हो रहा है इसका मतलब होता है एल्किन। क्या है, एल्किन। और एल्किन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से यौगिक की संरचना बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। गोलीय दर्पण से परावर्तन की घटना को समझाइए। अथवा में दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख चित्र बनाइए, जिसके अंदर बिंब C के परे हो, बिंब C व F के बीच हो, बिंब P तथा F के बीच हो। तो इस प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। 22वां प्रश्न, जिसके अंदर पहले प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है, उसकी परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश किसी माध्यम में किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखने को बोला, तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग, तो उपयोग में लिखेंगे सेविंग दर्पण में उपयोग, यानी जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग सेविंग करने यानी दाढ़ी बनाने के लिए लिया जाता है। दूसरा, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि प्रीवियस प्रश्नों में आप देख चुके हैं। तीसरा जो इसका है, गोलीय दर्पण में परावर्तन है, उसको समझाना है। तो गोलीय दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ वक्र होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इतना लिखा। उसके बाद में अवतल दर्पण है, उसके बारे में लिखना है। तो अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है। यह दर्पण सूर्य की आने वाली किरणों को अभिसारित करता है, यानी फैलाता है। फैलाता नहीं, ये अभिसारित, यानी कि इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित करता है। अभिसारी, अपसारी यानी फैलाना, अभिसारी यानी केंद्रित करता है। तो आने वाली ये जो किरणें हैं उसको क्या करेगा, केंद्रित करेगा, यहाँ से टकराएगी। टकराने के बाद में वो एक जगह मिल जाएगी, और एक जगह मिलेगी उसे कहेंगे फोकस बिंदु, क्योंकि ये अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है, यानी कि ये समांतर है। क्या है, समांतर। तो समांतर आने वाली किरणों को एक जगह केंद्रित करता है कौन, अवतल दर्पण। अब इसको नामांकित कर सकते हैं, दर्पण लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष लिख सकते हैं, आपतित किरणें हो जाएगी, और C पॉइंट बताना है, F पॉइंट बताना है, और मध्य एक मुख्य अक्ष खींचना है। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। यह दर्पण समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं। अपसारित यानी कि फैला देता है।
जैसे ये किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरण 1, प्रकाश की किरण 2, 3 और ये 4। तो आने वाली किरणें हैं वो क्या हो जाएगी, अपसारित हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। ये तो मुख्य अक्ष हो गया, इधर से ये फैल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण है इसके सामने प्रकाश की किरणें आएगी तो टकरा के क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, अपसारित हो जाएगी। ये इसके बारे में लिखना है। उसके बाद में अथवा की बात करें तो अथवा के अंदर आया था आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में सबसे पहले आपको लिखना है ए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर रहता है। तो यहाँ आपतन कोण को तो आई की ज्या यानी कि साइन आई, उसके बाद में अपवर्तन कोण यानी कि आर, साइन आर, वो क्या होता है, उनका अनुपात, यानी कि अनुपात में यानी कि बटे में आ जाएगा, इनका अनुपात है वो स्थिर रहेगा, तो यहाँ स्थिरांक आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा नियम हो जाएगा। तो 2 नियम लिख दिया आपने प्रकाश के अपवर्तन के। उसके बाद में उनके आरेख बनाने, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का आरेख बनाना है। तो पहला आरेख बनेगा सी से परे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये अवतल दर्पण है उसको लिया है और अवतल दर्पण से टकराती हुई किरण, किसकी किरण, बिंब की। तो ये ए भी है वो क्या है, बिंब है। तो ये बिंब रह गया और बिंब को रखना कहाँ है, सी से परे। तो ये यहाँ पर सी का पॉइंट है, तो सी से क्या होगा, परे। तो सी से परे बनेगा तो एक किरण इसके समांतर आएगी और टकरा के फोकस पॉइंट से निकल जाएगी। दूसरी तरफ इसकी एक किरण जाएगी सी वक्रता केंद्र से और टकरा के वापस उसी माध्यम में उसी तरफ से सी से गुजरती हुई वापस चली जाएगी। तो ये जहाँ क्रॉस करता है तो वहाँ पर यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, उल्टा बनेगा और इससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। दूसरा जो प्रतिबिंब बना रहे हैं सी व एफ के बीच में, तो यहाँ ये सी रहा और यहाँ दूसरा पॉइंट एफ रहा, इसके बीच में अपने बिंब को रख दिया, यह है बिंब। अब बिंब से क्या है, एक तो सीधी समांतर किरणें जाएगी जो कि एफ पॉइंट से गुजर जाएगी। दूसरा इससे पॉइंट से ऊपर की तरफ सीधी दर्पण से टकराएगी और टकराकर उसी दिशा में वापस सी से गुजर के जाएगी। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलते हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है और ये जो प्रतिबिंब है वो बिंब से बड़ा होता है, उल्टा होता है, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। तो इस तरह से ये आरेख बन जाएगा। फिर तीसरा अंतिम आरेख है पी तथा एफ के बीच में। तो पी तथा एफ के बीच में बनाएंगे, तो पी तथा एफ के बीच में ये रहा आपके पी पॉइंट और ये रहा एफ, इनके बीच में आपको बिंब को क्या करना है, रखना है। अब यहाँ जैसे बिंब को रखा तो यहाँ से एक तो जो किरण जाएगी वो जाएगी सीधा पी पॉइंट से, और पी पॉइंट से जितने डिग्री एंगल पर गई है उतने डिग्री पे परावर्तित होकर विचलित हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखें तो इस ऊपर वाले ए पॉइंट से जो किरण जाएगी वो सीधी यहाँ से टकराएगी और वापस निकल के सी पॉइंट से गुजरेगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी किरण है वो निकलेगी 3 स्थानों से निकल सकती है, या तो सी पॉइंट से गुजरेगी, एफ पॉइंट से गुजरेगी या फिर पी पॉइंट से गुजरेगी। इन पॉइंटों से गुजरनी चाहिए। तो यहाँ पर ये टकरा कर वापस आ रही हैं और कहाँ से गुजरे, सी पॉइंट से। अब जैसे सी पॉइंट से गुजर रही है तो यहाँ प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा, तो इसको हम पीछे डॉट डॉट करके लेके जाते हैं दोनों किरणों को। तो पीछे है आभासी रूप से हमें दिखता है कि ये जो दोनों जहाँ पर किरणें मिल रही हैं उस पॉइंट से हम जैसे इसको देखते हैं तो एक प्रतिबिंब हमें बनता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा होता है, सीधा होता है, और जो सीधा होता है वो आभासी होता है। तो ए डैश से बी डैश तक ये बन गया। चूँकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो बिंब है उससे क्या है, बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि बिंब से प्रतिबिंब है वो बड़ा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो इस तरह से 22वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
इस तरह से पूरा पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो बोर्ड के अंदर भी इसी तरह से आपको कॉपी के अंदर लिखने का तरीका है आपका यही होना चाहिए, जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ये आपके अर्धवार्षिक के पेपर का सॉल्यूशन है। आगे की वीडियो के अंदर आप बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।